देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। एक बार यस मैम। कंफर्म। हाँ ठीक है, कंफर्म करने से क्या होता है ना, जैसे लास्ट क्लास हुआ हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट का। अच्छा हाँ, वो वाला जो बता रहे थे हम कि हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ रिकवरी हो जाए, बट रिकवरी ना हुआ नहीं है। ठीक है, मैं देखो क्लास ना हम अपलोड करेंगे, मैंने नहीं किया, एक बार तुम लोग को सभी को बता देते हैं क्लास में, जो लोगों रिकॉर्ड भी हो जाएगा मेरा रिकॉर्डिंग ना ये इलास्ट्रेशन 3 से दिखा रहा है। ठीक है, 49 मिनट्स का दिखा रहा है। इलास्ट्रेशन 3 जो है ये हो जाने के बाद का रिकॉर्डिंग दिख रहा है, मतलब इलास्ट्रेशन 3 मैंने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद विश्वजीत ने कुछ क्वेश्चन किया था वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद ये 4-5 तुम लोग को मिल जाएगा, जो कि सिर्फ 49 मिनट्स का रिकॉर्डिंग है। और ये जो लिखाया था मैंने जो समझाया था उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, लेकिन इस सेशन का नहीं मिल रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, जैसे कि मैंने बोला। तो मेरा प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग है ना, मतलब प्रीवियसली भी जब मैंने करवाया है किसी बैच में, तो वहां पर जो रिकॉर्डिंग है हम उसको यहाँ तक जो है उसको काट ले रहे हैं। ठीक है, मतलब वीडियो को हम स्प्लिट कर लिए हैं, तो तुम लोग को 2 वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एक वीडियो आई थिंक 24 मिनट्स का होगा, जहां पर तुम लोग को यहाँ तक का डिस्कशन मिलेगा, और बाकी जो है तुम लोगों ने क्लास किया था इलास्ट्रेशन 3 वो वाला डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ना 2 पार्ट में जो है वीडियो मिलेगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मुझे पहले, मतलब इसके आगे का सेशन का मतलब 49 मिनट्स ही हुआ, लेकिन क्लास दिखा रहा है 2 घंटा 1 मिनट, बट वो 49 मिनट्स ही हुआ। तो हम इस तरह से अपलोड करेंगे, तो तुम लोग को उसी तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है, নীল কোনটা রাখবো বলো, আবার দুটো হয়ে গেল কেন? কোনটা সরিয়ে দিই? ম্যাম এরকম কেন হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। সেটাই তো, আমি মনে হচ্ছে কিছু, তুমি কি অ্যাপটাকে না একবার আপডেট করে নিতে পারো, অ্যাপে না অনেক কিছু আপডেট এসছে, আমার মনে হচ্ছে ওই কারণে হচ্ছে, তুমি আপডেট করে নিতে পারো একবার অ্যাপটা, অ্যাপে একটু আপডেশন এসছে, আমার মনে হচ্ছে তুমি আপডেট করোনি, কিন্তু তোমার এন্ট্রি হচ্ছে ওই জন্য বোধহয় প্রবলেমটা হচ্ছে, মানে অনেকেরই না এটা হচ্ছিল আপডেট করার পর এন্ট্রি করতে পারছে, তোমার হয়তো এন্ট্রিটা দিয়ে দিয়েছে বাট তোমার দুটো হয়ে যাচ্ছে এরকম। অ্যাপটা রিইনস্টল করে নাও, তাহলে আমার মনে হয় ঠিক হবে। अच्छा, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग शुभजीत। आवाज আসছে তো আমার? अच्छा, देखो, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये इलास्ट्रेशन 5 तक कंप्लीट किया था, और इसका रिकॉर्डिंग यहाँ तक मिल जाएगा, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला, और आधा वो वाला दे देंगे, तो इस तरह से तुम लोग को क्लास को देख लेना है। ठीक है, तो ऐड तो हम नहीं कर पाए फिलहाल, तो यहाँ पर अभी इलास्ट्रेशन 6 से स्टार्ट करते हैं। देखो, तो यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मेनली हमें यहाँ पर यही देता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उस पे उसका खर्चा कितना हुआ, उसका इनकम कितना हुआ, और प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ हम लास्ट वाला भी और एक बार बताते जाएंगे। ठीक है, मेसर्स बंसल्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड टू के कॉन्ट्रैक्ट फॉर 60 लाख, मतलब इन्होंने 60 लाख रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मतलब जो भी बना के इनको देना है कंप्लीट करके, वो बन जाने के बाद उन्हें 60 लाख मिल जाएगा। ठीक है, अब 60 लाख एट ए टाइम मिलेगा ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट का काम कंप्लीट होते जाता है। आर्किटेक्चर को बुला के जो है, या इंजीनियर को बुला के जो है सर्टिफिकेशन लिया जाता है, मतलब वैलिड करवाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था फूड प्रोडक्ट के लिए फैसाई वगैरह का लाइसेंस लगता है ना, उसी तरह से। ठीक है, तो हम्म
अच्छा, अब देखो यहाँ पर तो ये 60 लाख का जो है एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 3 इयर्स। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था लास्ट दिन, ठीक है। तुम लोग को प्रीवियस मेरे लेक्चर में भी सेम चीज ही मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोग को। 3 इयर्स के बाद ये कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होगा। तो क्या वो लोग 3 साल बाद अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे? नहीं, हर साल ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। जितना तक काम कंप्लीट हुआ है उतने के बेसिस पे बनेगा। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल। देखो ये डिटेल्स दे रखा है। 3 साल का था ना, तो 18-19 में ये सारे खर्चे हुए हैं, मेटेरियल, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, अदर एक्सपेंसेस। अब ये है क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड और क्यूमुलेटिव वर्क नॉट सर्टिफाइड, मतलब अनसर्टिफाइड। ये क्यूमुलेटिव क्या होता है वो बता रहे, ठीक है। फिलहाल इतना देखो, इस साल का इतना खर्चा है, 18-19 का, 19-20 का इतना खर्चा है, ठीक है, और 20-21 का इतना खर्चा है। अब वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है जितना काम सर्टिफाइड कर दिया गया है, ठीक है। जितना काम जो है सर्टिफाइड हो गया है उसे हम लोग बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। गुड मॉर्निंग शिवम। तो ये देखो, तो ये यहाँ पर क्या बोला है, क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड जो है वो है 13 लाख 50, फिर 45 लाख 60 लाख। मतलब नेक्स्ट ईयर का जो वर्क सर्टिफाइड है ना, वो सिर्फ इस साल का नहीं है, इसमें 18-19 और 19-20 ये दोनों साल का मिला के किया गया है, उसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव, ठीक है। और जो लास्ट उसके बाद वाला है ना, उसमें 3 इयर्स का एडेड है। अब ये क्या हो गया? एक काम कर सकते हो, जिनका भी ज्यादा इश्यूज हो रहा है ना, ऐप को एक बार री इंस्टॉल कर लो तो ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐप में अपडेशन आया है, मेरे यहाँ पर भी दिख रहा है ऐप में अपडेशन आया हुआ है। तुम लोग अगर अपना अपना ऐप को एक बार री इंस्टॉल कर लोगे, जिनका प्रॉब्लम हो रहा है देन ज्वाइन करो, तो मुझे लगता है इश्यूज जो है वो हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड बोला है 60 लाख। क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड हो रहा है 60 लाख, और अनसर्टिफाइड भी बताया है 15,000 और 75। और ये 75 जो है, इसमें 15 प्लस 60 है, ठीक है, वो मिला के 75 है। मतलब 19-20 का 60 है और ये वाला 15। क्यूमुलेट का मतलब ये होता है कि इतना काम अनसर्टिफाइड था, फिर इतना काम अनसर्टिफाइड हुआ। अब देखो यहाँ पर कुछ अनसर्टिफाइड नहीं है, क्यों? क्योंकि काम कंप्लीट हो गया है, 3 साल में काम कंप्लीट होगा तो अनसर्टिफाइड तो कुछ बचेगा नहीं। पहले साल कुछ अनसर्टिफाइड था, दूसरे साल भी था, तीसरे साल काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो अनसर्टिफाइड तो सवाल ही नहीं है, सारा सर्टिफाइड हो जाएगा तभी ना काम कंप्लीशन माना जाएगा। प्लांट लगाया गया है, प्लांट लगाया गया है। देखो, प्लांट कॉस्टिंग 3 लाख वॉज बॉट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट हुआ, कमेंसमेंट मतलब आया, कॉन्ट्रैक्ट जब आया तब 3 लाख का क्या हुआ है, प्लांट खरीदा गया है। अब प्लांट का भी मैंने तुम लोग को बताया था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें नॉर्मली बनाने के लिए बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग लिख सकते हैं, ओपनिंग को 2 साइड में, क्लोजिंग को बाई साइड में, या फिर डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम बोले थे कि प्रेफर करो यही वाला, क्योंकि अगर तुम लोग बाई चांस 2 लिख देते हो ओपनिंग बैलेंस प्लांट का, या फिर परचेज बैलेंस, और उसका क्लोजिंग नहीं लिखते हो, तो प्रॉब्लम ये होगा कि कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर ये होगा हमेशा डेप्रिसिएशन ही लिखो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग का बोल सकते हैं ट्रेडिंग पीएल का एक कॉम्बिनेशन है। तो ट्रेडिंग पीएल में क्या लिखते हैं, डिप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन ही लिखना चाहिए, क्योंकि पूरे 3 लाख, 3 लाख का एसेट हम लोग एक ही 3 साल में तो यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। वो तो आगे पढ़ के पता चलेगा। देखो, डेप्रिशिएशन देने बोला है 25% पर एनम ऑन द रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। मतलब रिटेन डाउन वैल्यू मेथड मतलब बचे हुए वैल्यू पे फिर से सेम रेट पे डेप्रिशिएशन लगता है, इसे बोलते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड। डेप्रिशिएशन का अलग अलग मेथड होता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन डब्ल्यूडीवी, वैसे ही the contractee pays 75% of the value of work certified as and as and when as and when certified and make final payment completion। एक मिनट,
अच्छा ठीक है, चलो फाइनल पेमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टी जो है, कॉन्ट्रैक्टी कौन है? कॉन्ट्रैक्टर जो काम लेता है, कॉन्ट्रैक्टी जो काम दे रहा है, उसने 75% पे किया है। वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, मतलब मैंने पहले ही बोला था कि ऐसे जो मतलब बड़े बड़े जो यहाँ पर कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है ना, पेमेंट किस तरह से होता है पता है? रिटेंशन करके। रिटेंशन का मतलब होता है पैसा रख रख के दिया जाता है। देखो काम हुआ है जितना भी पूरा, उसका 75% पे किया गया, 25% रिटेन कर लिया गया, इसे बोलते हैं रिटेंशन करना। व्हेन सर्टिफाइड एंड मेक्स द फाइनल पेमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब फाइनल पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 3 years एंड टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हम लोग को बोला है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए, मतलब 18-19, 19-20, 20-21, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस भी, टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोगों को 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल में काम कंप्लीट हो रहा है, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, हमें जस्ट क्या करना है, डेबिट साइड में खर्चा रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में जो भी हमारा पॉजिटिव बैलेंस है वो रिकॉर्ड करना है, जैसे कि कुछ क्लोजिंग बैलेंस है मेटेरियल वगैरह का। কি হচ্ছে আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না। ম্যাম সবাইকে এখানে অ্যাটেন্ডই বানিয়ে দিন। বানাই তো, আবার কি হয় তো, सबको ही ना अपना ऐप एक बार रीइंस्टॉल कर लो, ठीक है? जिनका अभी तो पता नहीं सभी का हो गया, एक बार सबको अपना ऐप रीइंस्टॉल আমি তো कर लो। করলামই। আচ্ছা, তাহলে আশা করি অতটা হবে না। আমি স্যারকেও জিজ্ঞাসা করছি, স্যার তো বলছে স্যারের ক্লাসে এরকম কিছু হচ্ছে না। আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না আমার আচ্ছা ক্লাসে কি। থাকলে হয় না। হ্যাঁ, আমি তো এটা বুঝতে পারছি না যে আমার ক্লাসে কেন হচ্ছে, মানে যদি কিছু হবে তাহলে দুটো মানুষ যখন একই জায়গা থেকে ক্লাস নিচ্ছে তাহলে দুটো মানুষেরই হওয়ার কথা, শুধু আমারই হচ্ছে। আমি তো এটাই মাথায় ঢোকাতে পারছি না যে আমারটাই কেন হচ্ছে। মানে যদি কিছু প্রবলেম হয় তাহলে তো দুজনেরই হবে, আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না যে কেন এরকম হচ্ছে। কি মুশকিল। ठीक है, चलो। पर्टिकुलर रुपीज। पर्टिकुलर रुपीज। अच्छा देखो, मेटेरियल का खर्चा हुआ है तो लिखेंगे टू मेटेरियल। 6,75,000 वेजेस, 6,20,000 टू वेजेस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना आसान है, ठीक है, बट इसमें क्या है, रैंडमली हमें लिखते जाना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30,000, थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 3 साल का हमें बनाना है, बाकी क्वेश्चन उतना कुछ टफ नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30,000। अच्छा, टू अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस था 30,000, ये भी 30,000 है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे रिकॉर्ड कर लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लिख ले, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये बाकी था, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट लिखेंगे, हम डेप्रिसिएशन ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखो 3 लाख का प्लांट है, 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है, तो 3 लाख पे 25% कैलकुलेट करने से पता चलेगा कितना होगा। अच्छा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 75।
हाँ 75 ही हो रहा है, ठीक है। ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अगर तुम लोग ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हो तो इधर 3 लाख होगा और इधर कितना होगा, फिर 3 लाख से 75 लेस करके जो बैलेंस बचेगा यानी 2,25,000 होगा, ठीक है। लेकिन एक ही तरह से सीखो, दो दो तरह से सीखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, और कुछ हम लोग का क्लोजिंग में नहीं था, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह हो सकता है, वैसे कुछ बोला नहीं है, ठीक है। अब मैंने लास्ट दिन तुम लोग को दो तरह से क्वेश्चन सिखाया था। एक तुम लोग कर सकते हो यहाँ पर वर्क्स कॉस्ट लिख के इसको ब्रॉट डाउन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ही डायरेक्टली WIP लिख सकते हो। कोई भी एक तरीके से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ पर ही डायरेक्टली लिख देते हैं बाई WIP, तो जल्दी होगा, ठीक है। WIP में क्या आ जाएगा, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड ये होता है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड। तो यहाँ पर देखो वर्क सर्टिफाइड है 13,50,000 और वर्क नॉट सर्टिफाइड है 15,000। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसके लिए टोटल करेंगे बस, और तो कुछ करना नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चन जो है काफी आसान है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। 6,75,000 प्लस 6,20,000 प्लस 30 और 30 60 और 75 60,000 प्लस 75,000, ये हो गया 14,30,000। और इधर हो रहा है 14,55,000 हो जा रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग का किधर ये कितना आ रहा है 13, और ये कितना हो जाएगा 13 लाख, और ये है 15,000, मतलब 65, 13,65,000। तो इधर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब खर्चा ज्यादा हुआ है 14,30,000। यहाँ एक जीरो ज्यादा लग गया, 14,30,000। और ये माइनस कर देते हैं 13,50,000 माइनस 15, ये हो गया 65,000। तो इधर आ रहा है 65,000, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा बाई लॉस, मतलब बाई PL लिख दो या कॉस्टिंग PL लिख दो। कॉस्टिंग PL भी लिख सकते हो, बाई कॉस्टिंग PL लॉस फॉर द ईयर, ठीक है, लॉस फॉर द ईयर, ये वाला हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ईयर का हमें प्रिपेयर करने बोला है नेक्स्ट। अच्छा, इसके साथ ना हम लोग एक चीज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अलग से PL भी बना सकते हैं। यहाँ पर बोला था टोटल एस्टिमेटेड PL भी बनाओ, तो हम लोग अलग अलग इंडिविजुअली PL बना लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर का PL क्या होगा, तो यहाँ पर बनाते हैं कॉस्टिंग PL बोल के, पहले कॉस्टिंग PL बना लेते हैं, ठीक है। कॉस्टिंग PL फॉर 18-19 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे कि 18-19 में लॉस ऑकर्ड हुआ है, कितना हुआ है, कैसे ब्रॉट डाउन होगा, ये लॉस है बाई साइड में, तो ये टू साइड ब्रॉट डाउन होगा, टू कॉन्ट्रैक्ट बोल के। और ये सब नोशनल लॉस होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्चुअल नहीं है, नोशनल मतलब अभी तक का, आज तक का, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, जो टास्क लिए है वो 3 साल बाद खत्म होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नोशनल लॉस, ये भी तुम लोग नोशनल लॉस लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो नहीं, लिखना ही चाहिए। ये देखो, इसको नोशनल लॉस लिखेंगे। नोशनल लॉस का मतलब अभी तक का लॉस, ठीक है। यहाँ पर बाई बैलेंस CD 65,000, ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग 2018-19 हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे 19-20 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पीछे पीछे अच्छा, ये सो हम्म,
अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 1920, नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा 1920, फिर 2021 का। तो यहाँ पर हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने 18-19 का बनाया एज इट इज यहाँ पर भी बनेगा, मतलब खर्चा खर्चे के साइड में रिकॉर्ड होगा, बाकी बाकी जगह पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन हम लोग को कुछ ब्रॉड डाउन अगर करना है तो हम लोग करेंगे। जैसे देखो, प्रॉफिट तो हम लोग का पीएल में ब्रॉड डाउन हो गया, और क्या ब्रॉड डाउन हो सकता है, अगर हम लोग प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग लिखते तो उस केस में क्योंकि एक ही प्लांट है और वो यूज हो भी रहा है आगे भी इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो ब्रॉड डाउन होता। लेकिन मैंने डिप्रिशिएशन लिखा है तो यहाँ पर प्लांट का ब्रॉड डाउन का कोई सवाल नहीं होगा। कुछ मेटेरियल भी नहीं था कि हम लोग क्लोजिंग को ओपनिंग, कुछ भी क्लोजिंग होगा उसे ओपनिंग में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तो मुझे क्लोजिंग का कुछ नहीं दिख रहा है, क्लोजिंग इधर दिखेगा, हाँ सिर्फ WIP दिख रहा है, ठीक है। मतलब क्लोजिंग आइटम में कुछ मेटेरियल प्लांट ये सब नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने प्लांट को क्लोज करके लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट डिप्रिशिएशन चार्ज किया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले WIP को ब्रॉड डाउन करेंगे टू WIP ब्रॉड डाउन। और ये होना भी चाहिए, सोचो ना, इतना काम हम लोग का क्या है, इतना काम हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट तो नहीं है। तो फिर इतना काम WIP है, अब इसी के बाद ही तो हम लोग इस पे और भी जो खर्चा होगा वो इसी पे ना ऐड होगा। अभी तक अगर हम लोगों ने 100 रुपए का काम किया है, आगे और भी करना है, तो टोटल अगर हमें खर्चा निकालना है तो क्या करेंगे, अभी तक का इतना खर्चा और इस साल इतना खर्चा किए, तब जाके हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो WIP यहाँ पर लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड, या फिर अनसर्टिफाइड भी लिख सकते हो। अच्छा, ये कितना था देखो, 13,50,000 और 15,000, 13,50,000 और 15,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग मेटेरियल का खर्चा करना स्टार्ट कर दिए, टू मेटेरियल, जैसे कॉस्ट शीट में करते हो ना, WIP ओपनिंग वाला उसमें ऐड कर देते हो, वैसे ही हो रहा है, ठीक है। 10,50,000 और उसके बाद है 9 लाख, 9 लाख का वेजेस है, टू वेजेस। टू वेजेस हो गया 9 लाख, फिर इसके बाद हो जाएगा टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 90,000, टू अदर एक्सपेंसेस 75,000 दिया है, टू अदर एक्सपेंसेस 75,000, फिर WIP आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, डेप्रिशिएशन वो नहीं भूलना है हमें, प्लांट तो काम पे लग रहा है ना अभी तक, तो इसका हो जाएगा टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट। अब डेप्रिशिएशन बोला था हमें कैसे लगाना है, हम लोग को WDV मेथड पे लगाना है। तो देखो, प्लांट का जो वैल्यू था वो 3 लाख था, ठीक है। उस पे डेप्रिशिएशन कितना चार्ज हुआ, फर्स्ट बार चार्ज हुआ है 75,000। तो प्लांट का WDV, इसको अगर चाहो तो वर्किंग नोट में भी कर सकते हो। ये जो वैल्यू बचा हुआ वैल्यू होगा, इस पे डेप्रिशिएशन का चार्ज होगा 25%, 25% जैसे बोल रखा है, ठीक है। तो 3 लाख माइनस 75,000, ये जो बचा हुआ है इस पे 25% चार्ज होगा डेप्रिशिएशन, तो ये हो गया 56,250, ठीक है। डेप्रिशिएशन ये लेकिन लिखना है, अगर ये भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। और क्लोजिंग में तो सिर्फ हम लोगों का WIP है, कुछ और कुछ डिटेल्स है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोगों ने पूरा पढ़ ही लिया था। तो WIP यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड है 45 लाख और नॉट सर्टिफाइड है 75,000। अच्छा, टोटल करते हैं, 56,250 प्लस 13,50,000 प्लस 15,000 प्लस 10,50,000 प्लस 9 लाख, ठीक है। 9 लाख और यहाँ पर 90 और 75, ये हो गया 35,36,250। तो इधर ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग का प्रॉफिट आएगा, ये आ रहा है 35 लाख
36,250। अच्छा इधर देखते कितना हो रहा है, 45 लाख और ये वाला 45,75,000। 45,75,000 माइनस कर लेते 45,75,000, तो 10,38,750 का प्रॉफिट आ गया। 10,38,750 इतने का आ जाता है हम लोग का प्रॉफिट। इसको क्या लिखेंगे, टू नोशनल प्रॉफिट, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, टू नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, ऐसे भी लिख सकते हो। 15 ये कितना है मेरा, 45,75। अब यहाँ पर एक कॉस्टिंग पीएल भी बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ही हो जाएगा। यहाँ पर कॉस्टिंग मैंने टू कॉस्टिंग लिखते वरतम है, बोलो। মানে এখানে টু কস্টিং বিল বলে লিখতে পারতাম, ওই নোশনাল প্রফিট না লিখে ডাইরেক্ট। হ্যাঁ নোশনাল প্রফিটটা ব্র্যাকেটে লিখে দিতে, এই যে প্রফিটটা ঠিক আছে। নোশনাল, মানে শুধু প্রফিট বলতে পারবো না, নোশনাল প্রফিট, কারণ যতক্ষণ না 3 বছর কমপ্লিট হচ্ছে শুধু প্রফিট আমরা জানি না, ওই জন্য লেখা হয় এখন পর্যন্ত যে প্রফিট সেটার ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে নোশনাল প্রফিট। बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट, नोशनल लिखना इसीलिए जरूरी है, अब किसी भी फॉर्म में लिखो, ब्रैकेट में लिखो या तुम लोग ऐसे लिखो, नोशनल इसीलिए क्योंकि ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, जब तक हमारा काम फाइनली कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक नहीं पता चलेगा फाइनल प्रॉफिट, इसीलिए नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था वो ब्रॉट डाउन होगा क्योंकि एक ही कॉन्ट्रैक्ट का काम चल रहा है, ठीक है, ये कोई अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर इसी कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक हम लोगों ने कितना लॉस किया है, अभी इसमें प्रॉफिट नहीं था, ठीक है। पहले साल हम लोग को लॉस दिखा 65,000, इस साल हम लोग का प्रॉफिट दिखा 10,38,750, तो नेट कर लेंगे कि अभी तक का कितना है, क्योंकि लॉस कम है प्रॉफिट ज्यादा है, तो अभी तक हमें प्रॉफिट ही दिख रहा है, तो यहाँ पर बैलेंस सीडी बोल के ये प्रॉफिट लिख दो ब्रैकेट में, अभी तक हमें प्रॉफिट दिख रहा है, कितना हो रहा है माइनस करने से पता चल जाएगा, 10,38,750 माइनस 65,000, 9,73,750, 10,38,750 अभी तक का इतना हम लोग का प्रॉफिट जो है वो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये भी नोशनल ही है क्योंकि जब तक हम लोग का, ये भी नोशनल प्रॉफिट ही है क्योंकि जब तक हम लोग का कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ये अभी तक तो इतना प्रॉफिट दिख रहा है, आगे देखेंगे कितना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है, 2021 में। तो अभी यहाँ पर फिर से बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2021। अच्छा यहाँ पर पहले WIP बोल के ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। अच्छा वर्क सर्टिफाइड है हम लोग का 60 लाख, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड है 60 लाख, सॉरी ये तो ओपनिंग वाला 45 और 75, 45 और 75 ये ओपनिंग वाला हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग वाला लिखेंगे बाई WIP, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर WIP नहीं होगा, देखो ये लिखेंगे बाद में, लिख के बताते हैं WIP क्यों नहीं होगा, क्योंकि काम अगर कंप्लीट हो जाता है तो वर्क इन प्रोग्रेस तो कुछ नहीं है, ऑल वर्क इज कंप्लीटेड है, इसीलिए WIP और नहीं आएगा, बताएंगे क्या क्या आएगा। पहले लिख लेते हैं मेटेरियल 9 लाख, वेजेस 7.5 लाख, मेटेरियल 9 लाख, वेजेस 7,50,000, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा 75,000, अदर एक्सपेंस
24,000 था, अदर एक्सपेंस 24,000 और यहाँ पर डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अब ये डेप्रिसिएशन कितना होगा, 3 लाख का प्लांट था उसमें 75,000 डेप्रिसिएशन लगा और एक बार लगा 56,250, तो ये दोनों ही माइनस हो जाएगा ऐसे करके, 3 लाख माइनस 75,000 माइनस 56,250 दो बार डेप्रिसिएशन लग चुका है 2 साल में। अब बचा हुआ जो वैल्यू होगा उस पे 25%, इसको वर्किंग नोट में ही कर सकते हो तुम लोग। 3 लाख माइनस 75,000 प्रीवियस ईयर, फिर 56,250, उसके बाद ये फर्स्ट ईयर और ये हो गया 25%, तो 48 187.5 88 कर लेते हैं, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, 42 188। अच्छा, अब ये वाला इधर खर्चा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ WIP नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि काम अगर कंप्लीट हो गया तो उसे WIP नहीं बोलते, वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं, क्योंकि सारा काम जो है कंप्लीटेड है और सर्टिफाइड भी है। तो अगर पूरा काम सर्टिफाइड हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड मतलब WIP जब लिखेंगे नहीं तो वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड कैसे दिखाएंगे, क्योंकि WIP के अंदर दो पार्ट होता है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है जिसमें कुछ काम सर्टिफाइड है कुछ नहीं है। अब वर्क इन प्रोग्रेस तो है नहीं, काम कंप्लीट हो गया है, तो क्या एंट्री होगा, तब कॉन्ट्रैक्टर, ये अकाउंट कौन बना रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है कि मेरा इतना खर्चा लग रहा है, ठीक है, और मुझे अभी तक इतना पैसा मिला है, मैंने इतना काम कर रखा है। अभी ये कॉन्ट्रैक्टी को क्लोज करेगा, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिलना चाहिए। सोचो, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस था वो देखो 60 लाख का था, और जब काम पूरा कंप्लीट हो गया ना उसका वैल्यू भी देखो 60 लाख ही आ गया, आना भी चाहिए। अगर 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो थर्ड ईयर के एंड में वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू 60 लाख ही होना चाहिए, तो इसीलिए 60 लाख दिख रहा है, तो ये पैसा उसे कॉन्ट्रैक्टी से मिलेगा। तो अगर किसी से पैसा मिलता है तो हम लोग उसे डेटर की तरह ट्रीट करते हैं, तो डेटर अकाउंट डेबिट होता है, तो इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है, ये इस तरह से याद रखो, ठीक है। तो लॉजिक ये है कि मुझे कॉन्ट्रैक्टी से, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिलेगा, तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट होगा, डेटर अकाउंट, जैसे डेटर टू सेल होता है, यहाँ पर क्या सेल कर रहे हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपना कंस्ट्रक्शन जो बना रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ईयर एंड हो जाता है, मतलब काम कंप्लीट हो जाता है, ईयर एंड नहीं सॉरी, काम अगर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये थर्ड ईयर में कंप्लीट हो जा रहा है तभी ऐसा डेटा दिख रहा है, अगर नहीं होता ना तो यहाँ भी हमें कुछ वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू तो पहला बात है अलग दिखता, 60 लाख नहीं दिखता, और कुछ अनसर्टिफाइड भी दिख सकता था। तो यहाँ पर ये 60 लाख हमें कॉन्ट्रैक्टी बोल के लिखना पड़ेगा अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, इसका मतलब हम लोग कॉन्ट्रैक्टी से इतना पैसा ले लेंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हम लोग का प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है। तो ये तो 60 लाख हो गया, यहाँ पर देखेंगे अगर 60 लाख से कम हो रहा है तो फिर प्रॉफिट होगा, अगर ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं होगा, ये वैल्यू है। अच्छा, प्लस 45 लाख प्लस 45 लाख 75,000 प्लस 9 लाख 7 लाख 50 75,000 24,000 अच्छा ये तो लिखा है मैंने 42188, तो ये हो गया 187.5 मतलब 188, ठीक है, और इधर 60 लाख आ रहा है तो माइनस कर देते हैं 60 लाख, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 3,66,187.5, तो 3,66,188, ठीक है, पॉइंट हटाने पे मतलब 8 कर लेने पे इतना ही आएगा, तो लॉस हुआ 63,66,188 अभी तक का रिकॉर्डेड लॉस, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय कॉस्टिंग PL, अभी तक का नोशनल लॉस। अच्छा, अब हम लोग इस पे एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे अगेन, सॉरी कॉस्टिंग PL बनाएंगे, कॉस्टिंग PL फॉर
20 और 21। तो पहले तो हम लोग का प्रीवियस ईयर का जो भी प्रॉफिट है वो ब्रॉट डाउन करेंगे, क्योंकि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना आया था? 9,37,750। मतलब ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये इसके पहले भी, मतलब 2 साल का नेट करके इतना प्रॉफिट आया था। तो प्रॉफिट आया है तो क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस बीडी। 9,73,750 2 साल को मिला के इतना प्रॉफिट हुआ है। और ये लास्ट ईयर में लॉस हुआ है, लॉस इधर ब्रॉट डाउन होगा टू कॉन्ट्रैक्ट बोल के, मतलब क्रॉस पोस्टिंग कर रहे हैं ना। तो 3,66,188। फिर भी प्रॉफिट ही होगा ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट का वैल्यू ज्यादा है। तो टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें बोला है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालो, तो मैंने लैंग्वेज एस्टिमेटेड इसीलिए लिखा। ये देखो यहाँ पर बोला था टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। एस्टिमेटेड मतलब अभी हम लोगों ने जो, मतलब जो भी खर्चा या जो भी लॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है 3 साल तक, उसके बाद एस्टिमेट करके क्या पता चला कि कितना प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ रहा है हम लोगों का, लॉस तो नहीं आ रहा है। 9,73,750, तो ये हो गया 607,563, ठीक है। ये नहीं, 3 नहीं, मेरा 2 लिखना चाहिए मुझे। अगर हम 2 लिखेंगे तब जाके मेरा ये टैली करेगा, ठीक है। मतलब 9,73,750 के साथ। अगर तुम लोग पॉइंट में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, जैसे भी प्रेजेंट करो दोनों साइड टैली होना चाहिए, ठीक है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन कुछ उतना मतलब टफ मुझे नहीं लगा। जस्ट तुम लोग को इसको बार बार लिखना है, यही जो है, मतलब थोड़ा क्वेश्चन का जो साइज है वो बड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का एस्केलेशन क्लॉज के ऊपर है, इसको हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है वो दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि कंप्यूट नोशनल प्रॉफिट, हमें नोशनल प्रॉफिट ही सिर्फ कैलकुलेट करने बोला है एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और उसके साथ साथ एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने बोला है ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन 90% कंप्लीटेड। देखो कॉन्ट्रैक्ट जब काफी ज्यादा कंप्लीट होगा तभी हम लोग सिर्फ उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे देखो ये एस्टिमेटेड क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। नोशनल हमेशा कोई भी स्टेज पे निकाल सकते, जहां तक कंप्लीट हुआ वहां तक का प्रॉफिट दिखाओ नोशनल प्रॉफिट। लेकिन एस्टिमेटेड मतलब ओवरऑल इस काम को लेके हमारा क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो ये देखो 90% कंप्लीट होने आ रहा है, तो हम लोग एस्टिमेट करके बता सकते हैं कितना प्रॉफिट होगा ओवरऑल इस काम का, और अभी तक का कितना प्रॉफिट हुआ यानी नोशनल प्रॉफिट। तो दो चीज अलग अलग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नोशनल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है अभी तक हम लोग कर रहे हैं। नोशनल प्रॉफिट का मतलब होता है सारे खर्चे ऐड कर दो और वहां से मतलब अगर हम लोग का कुछ भी क्लोजिंग वगैरह है वो लेस करके, WIP वर्क सर्टिफाइड से लेस करके हमें पता चल जाएगा नोशनल प्रॉफिट। देखो सबसे अच्छा यहाँ पर पता चलेगा, कोई भी अकाउंट देख लो वहां से तुम लोग को नोशनल प्रॉफिट या लॉस, या फिर ये जो 2 पार्ट में था ना इससे अच्छे समझ में आएगा। अभी तक हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में इतना खर्चा किया है, ठीक है। इतना खर्चा करने के बाद हम लोग इतना सर्टिफाइड है, इतना अनसर्टिफाइड है, और इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है क्योंकि सर्टिफाइड वैल्यू में किया जाता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है, ये हो गया मेरा नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी तक हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी खर्चा किया है, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को जितने में भी सेल कर पाए हैं जितना सा पोर्शन, उसका जो डिफरेंस है उसे ही हम लोग बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पढ़ के नोशनल प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे कि देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट, टू डेट ये मैंने लास्ट दिन लिखवाया था, अगर तुम लोग लिख पाए हो तो, क्योंकि काफी डिस्टरबेंस तो हो रहा था। ये देखो अप टू डेट का मतलब होता है अभी तक का किया हुआ खर्चा। ये देखो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू डेट, व्हाइल प्रिपेयरिंग द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। द एग्रीगेट ऑफ सच एक्सपेंसेस मतलब ये सारे एक्सपेंसेस का जो टोटल है वही होता है वर्क सर्टिफाइड, जो कि तुम लोग को इसमें काफी अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैंने इसको 2 पार्ट में किया है। ये देखो यही हो गया वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हो, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेज यूज हो सकता है, ठीक है। बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू डेट एक ही बात है, इसी का मतलब होता है अभी तक का कितना कॉस्ट इनकट हुआ है, ठीक है। तो इसी से हम लोग नोशनल प्रॉफिट को भी आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, अभी तक का खर्चा हुआ है 4,50,000। अच्छा एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज मतलब होता है ना कि
होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस बढ़ सकता है, घट सकता है, तो सारे कंटिजेंसीज को लेके एस्टिमेट कर रहे हैं कि आगे और भी 25,000 का खर्चा होगा। ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ये डन है, ठीक है, और ये होगा, विल बी, ये होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो लिया गया है उसका सेल वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट का सेल वैल्यू, वर्क सर्टिफाइड इतना है, वर्क अनसर्टिफाइड इतना है, कैश रिसिप्ट इतना है। कैश रिसिप्ट कितना कैसे होता है, जितना वर्क सर्टिफाइड है उसके बेसिस पे कैश रिसिप्ट होता है। अगर हम लोग को नोशनल प्रॉफिट निकालना है तो आज तक का प्रॉफिट निकालना है, तो आज तक कितना खर्चा किए वो देखना पड़ेगा, और आज तक कितना काम हमारा कंप्लीट है। तो काम हम लोग का टोटल इतना कंप्लीट है, लेकिन ये सर्टिफाइड है, ये अनसर्टिफाइड है। क्योंकि ये सर्टिफाइड है इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, और वही मेरा नोशनल प्रॉफिट है, ठीक है, वही मेरा नोशनल प्रॉफिट है। ये भी कॉस्ट में दिख रहा है, ये भी कॉस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, इससे ये दोनों का टोटल से इसको लेस करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग वही करते हैं, तुम लोग देख सकते हो, हम दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर वही वाला चीज करते हैं हम लोग। जैसे देखो यहाँ पर प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आने से अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो प्रॉफिट आ रहा है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे खर्चे को ऐड कर रहे हैं, और वहां से क्या लेस कर रहे हैं, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को। क्यों, जैसे ट्रेडिंग में करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाते हो, सोचो यहाँ पर क्या लिखते हो, टू एक्सपेंसेस बोल के सब लिखते हो, लाइक ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, परचेज लिखते हो, वेजेस लिखते हो, और इधर क्या लिखते हो, बाई सेल्स बोल के जो लिखते हो वो ये वाला है, ठीक है, और बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के जो लिखते हो वो ये वाला है, ठीक है। मैंने लास्ट दिन समझाया भी था, ये हम लोग सेल करेंगे, इसमें कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड कर चुके हैं, ठीक है, ये सेल वैल्यू पे दिख रहा है ये कॉस्ट। तो मेरा जो रिमेनिंग आता है वो जीपी आता है, वहां पर उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, यहाँ पर इसको नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। रीजन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, यही चीज हमें कैलकुलेट करना है। अब हम लोग इसको टी शेप में भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी लिख के कर सकते हैं, तो हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही दिखाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ नोशनल प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 5,50,800। यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। लेस कर देंगे कॉस्ट अप टू डेट, यहाँ पर जो लैंग्वेज है टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट, टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट। तो अगर एक्सपेंडिचर कम है और ये ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आएगा, अगर रिवर्स होगा तो लॉस आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 5,50,800 प्लस 34,000, 5,84,800 माइनस हो जाएगा 4,50,000। 1,34,800, 1,34,800 ये हम लोग का आ गया नोशनल प्रॉफिट। अगर चाहो तो तुम लोग इसको टी शेप में भी कर सकते हो। कैसे करोगे, टू टोटल एक्सपेंडिचर अप टू डेट लिखोगे, बाई साइड में बाई WIP बोल के वर्क सर्टिफाइड एंड नॉट सर्टिफाइड लिख के फिर बैलेंस करोगे तो नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमको बोला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी निकालने के लिए। मैम एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1 लाख और एक बार बोलो, बात कट रहा है, और एक बार बोलो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,37,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,37,000 1,37,000, हाँ 1,37,000, हाँ। अच्छा, अब देखो हम लोग निकालेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है, हाँ आंसर सही हुआ है 1,37,000। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब है कि
जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। देखो अभी अभी निकाला ना एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट होगा तब खर्चा हमें पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी तक कितना खर्चा किया है, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में इतना खर्चा और करना पड़ेगा। तो पहले ये दोनों ऐड करेंगे तो हमें टोटल खर्चा पता चल जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट को जो बेचेंगे वो 6,12,000 में बेचेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का सेल वैल्यू से टोटल कॉस्ट माइनस हो जाएगा, तभी एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा। तो यहां पर लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6,12,000। तो देखो तुम लोग को समझ में आ रहा है दोनों चीज में प्रॉफिट क्या है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद हमारा क्या प्रॉफिट हुआ, मतलब कितने में बेचा और कितना टोटल खर्चा किया। नोशनल प्रॉफिट मतलब अभी तक जितना खर्चा किया है उसके बेसिस पे क्या प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखा, 18-19 में दिखा लॉस, ठीक है। फिर 19-20 में दिखा प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद 20-21 में दिखा लॉस, ठीक है। ये सब नोशनल है और ये है एस्टिमेटेड, मतलब ओवरऑल क्या हुआ, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया हम लोग का 6,12,000। यहाँ से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क अप टू डेट, कॉस्ट ऑफ वर्क अप टू डेट, वो तो ये है ये वाला 4,50,000। अभी तक हम लोगों ने 4,50,000 का खर्चा किया है। और यहाँ पर लेस कर देंगे, या फिर ये दोनों को ऐड करके लिख के ऐसे लेस करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे करके भी दिखा सकते हो। ये 4,50,000 को इनर कॉलम में लिख लो। अभी तक ये खर्चा किया है और एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, फर्दर कितना खर्चा कर सकते हैं, करना पड़ सकता है 25,000। तो ये इतने में बिकेगा फ्यूचर में। और अभी तक इस पे खर्चा लग रहा है हम लोग का 4,75,000, ठीक है। अभी इतना खर्चा हो सकता है 25,000 को लेके, क्योंकि ये तो कंफर्म है, बट ये मतलब ये क्या है, ये हम लोग का एस्टिमेटेड है, इससे ज्यादा कम भी हो सकता है। तो 6,12,000 माइनस 47,5,000, 4,75,000 मतलब 1,37,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये ना एक ही होगा, अच्छा एक ही लिखा है मैंने, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, ये ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाता है, लेकिन ठीक है। तो तुम लोग को ऐसे लगता है कि मतलब नोशनल एस्टिमेटेड एक जैसा कर देते हैं बहुत से लोग, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नोशनल बोलेगा तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा, एस्टिमेटेड बोलेगा तो उसका अलग होगा। फिर क्या बोल रहे हैं देखो, AKP बिल्डर्स लिमिटेड कमेंस ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2020, द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर 5 लाख। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, सेल प्राइस है, 5 लाख में कॉन्ट्रैक्ट बिकेगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड April 1, 2020 to 31st March 2021 एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर। अच्छा दो अलग अलग पीरियड का हमें खर्चा बताया है। एक बता रहा है अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21, मतलब ये हो गया है 1 ईयर का, ठीक है। ये देखो अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21, ये 1 ईयर का खर्चा बता रहा है। उसके बाद अप्रैल 1, 21 से लेकर दिसंबर, मतलब 9 मंथ्स लिख भी दिया है, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। मतलब ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर 9 मंथ का है। ये अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो मुझे लग रहा है, पढ़ के तो मुझे कहीं दिखा नहीं कंप्लीट है कि नहीं, देख लेते 1 मिनट क्या बोल रहा है। कमेंस्ड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, अच्छा ये खर्चा बता रहा है। आगे देख लेते हैं कि कंप्लीट हो जा रहा है कि नहीं। मेटेरियल इशूड, वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, प्लांट सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रीपेड एट द एंड, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। फिर 9 मंथ्स का यहाँ पर कुछ बता रहा है, मेटेरियल का, वेजेस का, आउटस्टैंडिंग और यहाँ पर प्लांट वगैरह, ये गैप दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन प्लांट का हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, हम बताएंगे कैसे होगा। फिर क्या बोल रहा है, ए पार्ट ऑफ द मेटेरियल
was unsuitable and was sold for 18,125। बोल रहा है कि मेटेरियल का कुछ पोर्शन अनस्यूटेबल था, इसलिए मेटेरियल बेच दिया गया 18,125 में, जिसका कॉस्ट था 15,000। मतलब मेटेरियल बेच के प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, मेटेरियल को बेच के प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 15,000 का मेटेरियल हम लोगों ने 18,125 में बेच दिया। एंड ए पार्ट ऑफ प्लांट वाज स्क्रैप्ड, एक प्लांट का पार्ट भी स्क्रैप्ड हो गया, एंड वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 2875, और वो भी हटा दिया गया है 2875 पे। द वैल्यू ऑफ द प्लांट एट साइट ऑन 31 मार्च 7750, ये क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है प्लांट का। एंड द वैल्यू ऑफ द मेटेरियल एट साइट वाज 4250, मेटेरियल साइट पे पड़ा हुआ था, कुछ मेटेरियल बेच दिए, कुछ मेटेरियल फिर भी बचा हुआ है। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू डेट वाज 1,75,000, इतना पैसा रिसीव हुआ है, रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। और ये जो कैश रिसिप्ट है, ये वर्क सर्टिफाइड का 80% बता रहा है, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड हमें चाहिए होता है, कैश रिसिप्ट हमें नॉर्मली नहीं चाहिए होता है। तो अब क्वेश्चन में हमें कैश रिसिप्ट बताया, वर्क सर्टिफाइड नहीं बताया है, ठीक है। तो जितना काम सर्टिफाइड हुआ है उसका 80% हमें कैश रिसिप्ट हुआ है। मतलब अगर वर्क सर्टिफाइड मेरा 100 है तो कैश रिसिप्ट मेरा 80 रुपीज है। मतलब अगर 100 रुपए का काम मेरा सर्टिफाइड हो चुका था तो मुझे कॉन्ट्रैक्टी ने 80 रुपीज ही पेमेंट किया है। इसका मतलब 80 इक्विवेलेंट टू 1,75,000, तो 100 कितना होगा, अगर हम लोग ये निकाल लेते हैं तो हमें वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू पता चल जाएगा। और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड हमें बता ही दिया है, बस ये निकालना पड़ेगा। फिर बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर, कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा है कि फ्यूचर में और क्या क्या खर्चा करना पड़ सकता है जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वुड बी इनकर्ड इन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या क्या खर्चा होगा, द कॉन्ट्रैक्टर वुड बी कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर 2021। मतलब ये 1 ईयर 9 मंथ्स में ही कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर बोल रहा है 31 दिसंबर 21 में कंप्लीट होगा। ये मुझे लगता है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, 21 कैसे होगा। ओ अच्छा हाँ, ये 9 मंथ्स बोल रहा है ना, तो दिसंबर 21, ये 21 ही लिखना चाहिए था। इसको ईयर को 21 22 लिखा है, बट ये 9 मंथ्स तक का है, मतलब 21 तक का ही है, ठीक है। क्योंकि देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 21 तक का ही होगा। ये एक्चुअली कितने टाइम पीरियड का है, 31 दिसंबर 2021 तक का ही है। वो ईयर ऐसे लिखा गया है क्योंकि इनका ईयर जो है अप्रैल टू मार्च वाला होता है। तो ये 21 में ही बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब यही बस खर्चा है और नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी खर्चा है वो नीचे बता रहा है, मतलब ये इस साल भी इस 9 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, ये सब खर्चा होगा। प्लस एस्टिमेटेड है कि ये सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि फर्दर सम ऑफ 31,250 वुड बी स्पेंट ऑन द प्लांट, प्लांट के लिए और भी इतना खर्चा करना पड़ सकता है। एंड द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 3750। एक इतने का नया प्लांट खरीदना पड़ सकता है जिसका रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू जो है वो इतना होगा फ्यूचर में, तो हम लोग इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। फिर बोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस वुड कॉस्ट द सेम अमाउंट पर मंथ एज इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर जितना करके एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस लगा था उतना करके अभी भी लगेगा। मतलब यहाँ पर 9 मंथ्स का निकालेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर 9 मंथ्स का ये नेक्स्ट ईयर कंप्लीशन पीरियड का डिटेल्स बोल रहा है। 10,800 वुड बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड फॉर कंटिजेंसीज, कंटिजेंसीज के लिए 10,800 अगर हम लोग रिजर्व में रखते हैं तो काफी है हम लोगों के लिए। बोल रहे हैं कि प्रिपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 एंड कैलकुलेट एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कंप्लीट होगा यहाँ तक का, इसके डिटेल्स पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फिर उसके बाद ये वाला, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं, पहले बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 2020 और 21। अच्छा, सबसे पहले मेटेरियल इशूड 90,000, अच्छा वेजेस पेड 75,000, टू वेजेस पेड
75,000 हम यहाँ पर इनर में लिख रहे हैं, इनर कॉलम में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग भी था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब देखो आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट होगा। अब तुम लोग इसको यहाँ लिख के आउटस्टैंडिंग को डायरेक्टली भी इसके बाद लैंग्वेज में लिख सकते हो, टू आउटस्टैंडिंग बोल के। लेकिन चाहो तो यहाँ पर जैसे फाइनल अकाउंट्स वगैरह में एडजस्ट करते हो, एडजस्ट करके भी दिखा सकते हो। दोनों तरह से लिखने से नंबर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बोला है आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड, ठीक है। इस पीरियड के एंड में इतना पैसा हमें वेजेस को देना चाहिए था, बट हम लेबर को देना चाहिए था, बट वेजेस हम लोगों ने नहीं दिया लेबर को। तो ये भी हमारा इसी साल का खर्चा है, एक्रूअल बेसिस पे ही ना बनेगा हमारा अकाउंट, तो ऐड करके दिखाना पड़ेगा। भले ही हम लोगों ने कैश आउटफ्लो नहीं करवाया, बट लाइबिलिटी तो इनकर्ड है। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये हो गया 6250। तो टोटल करके हो जाएगा 81,250। अच्छा, इसके बाद हम लोगों का प्लांट, क्योंकि प्लांट हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं तो अभी भी हम डेप्रिसिएशन ही लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अच्छा, ये कितना होगा देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये यहाँ पर 25,000 प्लांट बोला था। ए पार्ट ऑफ द मटेरियल वाज सोल्ड फॉर 18,125। प्लांट का बोला है डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है 2875, और वैल्यू बच रहा है 31 मार्च को 7750, ठीक है। तो क्योंकि हम डेप्रिसिएशन करके लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हमें देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितने का प्लांट था। तो मेरे पास जो है 25,000 रुपीज का प्लांट था, ठीक है। अच्छा, उसमें से क्या हुआ, उसमें से हम लोगों ने कितने का प्लांट डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया है 2875, तो ये लेस कर देंगे, इतने का प्लांट बचा नहीं, 2875 का हमारा डिस्पोज्ड हो गया, चला गया। और क्लोजिंग प्लांट का बैलेंस दिख रहा है 7750, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास 25,000 का प्लांट था, जिसका वैल्यू आज 7750 बच रहा है। 2875 रुपीज का प्लांट मैंने हटा भी दिया, डिस्पोज्ड ऑफ भी कर दिया। तो कितना प्लांट यूज किया, 25,000 रुपीज में से इतना चला जाएगा 2875, और 7750 भी चला जाएगा, मतलब 14,375 का डिप्रिसिएशन होगा। या तो ऐसे लिख सकते हो, और अगर ओपनिंग क्लोजिंग करके लिखते हो तो टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट हो जाएगा, बाई क्लोजिंग बैलेंस में 7750 और बाई प्लांट सोल्ड बोल के 2875 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक ही बात है, ऐसे करके ही दिखाओ, डिप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, इसके बाद प्लांट के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,250, और इसका प्रीपेड भी है, तो यहाँ पर लिखते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,250। प्रीपेड बोला है एट द एंड, तो प्रीपेड तो इस साल का नहीं होगा, मतलब प्रीपेड मतलब नेक्स्ट ईयर के खर्चे को आज ही पे कर दिया है। तो इस साल का अगर सही प्रॉफिट निकालना है तो प्रीपेड को लेस करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा खर्चा ज्यादा दिखेगा, तो लेस कर देंगे प्रीपेड। प्रीपेड हो गया 625, तो लेस करने से आ जाएगा 66,225, 66,25 आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 14,625, टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 14,625। अच्छा, इसके बाद मेटेरियल बेच दिया गया है 18,125 रुपीज में, जिसका कॉस्ट था 15,000। तो इसका भी देखो दो तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बाई मेटेरियल सोल्ड बोल के, इस तरह से, ये देखो बाई मेटेरियल सोल्ड बोल के 18,125, ठीक है। 18,125 रुपीज का मेटेरियल सोल्ड बोल के यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे, और यहाँ पर प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। टू यहाँ पर लिखेंगे टू कॉस्टिंग पीएल बोल के, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मेटेरियल, ठीक है। कितना हो जाएगा 18,125 माइनस 15,000, 3,125। एक तो ऐसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 15,000 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। कि मेटेरियल देखो, इसका हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो हम लोगों ने यहाँ पर मेटेरियल का सेल वैल्यू को रिकॉर्ड किया, और यहाँ पर प्रॉफिट का रिकॉर्ड किया, और ये दोनों का नेट क्या होता है, सेल से अगर प्रॉफिट लेस करेंगे तो कॉस्ट मिलता है। तो हम लोग ये ट्रीटमेंट दिखा सकते, या फिर क्या दिखा सकते थे, सिर्फ कॉस्ट दिखा सकते थे, कि हम लोगों के पास 90,000 का मेटेरियल था, उसमें
उसमें से 15,000 का मेटेरियल सेल हो गया, तो यहाँ पर दिखा सकते थे बाई सेल ऑफ मेटेरियल बोल के, बाई कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ मेटेरियल 15,000, जो मेटेरियल चला गया उसका कॉस्ट 15,000 है। ठीक है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते वैसे यहाँ पर दिखा सकते थे, ये या तो इधर सेल वैल्यू और इधर प्रॉफिट रिकॉर्ड करो, या फिर उसका नेट यानी कॉस्ट रिकॉर्ड करो, कोई भी एक तरीके से चलेगा, मैंने दोनों ही बता दिया। ठीक है, तो अगर ऐसा एडजस्टमेंट रहे तुम लोग को वही लिखना है। क्यों ऐसा लिखना है? क्योंकि हम लोगों के पास लॉजिक क्या है कि 90,000 का मेटेरियल का खर्चा इस कॉन्ट्रैक्ट में किया गया था, लेकिन उसमें से अगर 15,000 का मेटेरियल हम लोगों ने यूज ही नहीं किया इस कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि हम लोगों ने उसे बेच दिया, चाहे जो भी रीजन हो बेच दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इतना मेटेरियल का कंजम्पशन कम हो जाएगा। या फिर चाहो तो 90,000 से 15,000 लेस करके भी यहाँ पर दिखा सकते हो कि मेटेरियल का कंजम्पशन क्या है। तो ये तीनों में से कोई भी एक अप्रोच हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्योंकि लिख दिया है तो ऐसे ही रख रहे हैं, तुम लोग चाहो तीनों तरीके से लिख लो। ठीक है, मतलब हिंट्स लेके लिख लो कॉपी में कि हम लोग तीनों तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर और क्या है, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बस और तो कुछ नहीं दिख रहा है। प्लांट का तो मैंने दिखा दिया है। अच्छा, एक मेटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस था, वो लिखना पड़ेगा। ये देखो नहीं, कहाँ चला गया, एक तो था, ये रहा 4250 साइट पे जो मेटेरियल पड़ा हुआ है, तो बाई मेटेरियल सीडी या फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल भी लिख सकते हो। इसका वैल्यू है 4250, ये क्लोजिंग बैलेंस बोल के आ जाएगा जैसे क्लोजिंग स्टॉक आता है। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई WIP वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड। अच्छा, अनसर्टिफाइड हमें डायरेक्टली दे दिया था 27,375, और ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग को कैश रिसिप्ट हुआ है 1,75,000, 1,75,000 इक्विवेलेंट टू 80% है, तो 100% जितना होगा वही हम लोग का वर्क सर्टिफाइड है, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड का 80% हम लोग को पेमेंट मिला है, तो डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो ये हो गया 2,18,750, 2,18,750। ठीक है, अच्छा अब इसको ऐड कर लेते हैं, बाकी 27,375 प्लस 4,250 और 18,125, तो ये हो गया 2,68,500। यहाँ पर लिख लेते हैं 2,68,500 माइनस 90,000 माइनस 81,250 माइनस 14,375 66,25 14,625 3,125, तो ये हो गया 58,500। तो यहाँ पर लिखेंगे टू नोशनल प्रॉफिट 58,500, 2,68,500। तो अभी तक का प्रॉफिट ये वाला हमारा कैलकुलेट होके आया। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो हो गया। अब हम लोग को फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अभी तक जितना खर्चा हुआ है प्लस कितना खर्चा और आगे होगा, और माइनस हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, इससे हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, একটু ব্যাক করুন ম্যাম। হ্যাঁ ঠিক আছে। कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम लोग नॉर्मली ना टी शेप में नहीं निकालते। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट को हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही नॉर्मली निकालते हैं, नोशनल प्रॉफिट को टी शेप में निकालते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब कैसे होगा, हम लोग को ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, फिर लेस कर देंगे जो भी खर्चा है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देख लेते कितना बोला है, ये 5 लाख। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख। अच्छा, अब यहाँ से लेस करना पड़ेगा अभी तक का खर्चा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं टोटल कॉस्ट अप टू
डेट, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कितना खर्चा किया, कैसे पता करेंगे हम लोग कितना खर्चा हुआ है? ये सारा अगर हम लोग टोटल कर लेते हैं, ठीक है, ये सब टोटल कर लेते हैं और उसमें से ये दोनों को लेस कर देते हैं तो पता चल जाएगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है इसको अगर हम लोग लेस कर देते हैं इससे तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कितना होगा। ये वाला 90,000 प्लस 81,250 प्लस 14,375 प्लस 6625 प्लस 14,625 प्लस 3,125, ये वाला हो गया, माइनस ये हो जाएगा मेटेरियल बेच दिया है 18,125 और माइनस 4,250, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, देखो दोनों तरह से होगा। 1,87,625 आ रहा है अभी तक का इनकट किया हुआ खर्चा, या फिर ये दोनों को ऐड करते हैं 21,8,750, ठीक है, प्लस 27,375। मतलब अभी तक हम लोगों ने ये कॉस्ट इनकट किया, यहाँ प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, तो ये टोटल माइनस इसमें से प्रॉफिट हटा दो 58,500, तो भी हम लोगों को वही वाला मिलेगा। देखो लॉजिक है ना बात पे। देखो हम लोगों ने इतना खर्चा इनकट किया, लेकिन अगर ये मटेरियल बिक गया और ये मेरा क्लोजिंग में रह गया तो मेरा इतना खर्चा हुआ, या फिर मैंने जो भी खर्चा किया है उसमें से इतने रुपए का काम कंप्लीट किया तो ये मेरा कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट होना चाहिए, बट ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट से अगर प्रॉफिट हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे कॉस्ट ही मिलेगा। तो या तो ये पूरा टोटल करके इसे माइनस कर दो, या फिर ये दोनों ऐड करके ये माइनस कर दो, दोनों ही केस में ये पता चल जाएगा कि अभी तक हम लोगों ने कितना खर्चा लगाया है। तो 1,87,625 तुम लोग कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को ऐड करके प्रॉफिट को लेस कर देते हैं। 2,18,750, 2,18,750, क्योंकि ये जल्दी होगा, बाकी ये भी तुम लोग लिख के कर सकते हो। 27,375, 27,375 माइनस ये वाला 58,500, ठीक है, 58,500। अब ऐसे भी करके कर सकते हो, और एक तरीका भी होता है जहां पर तुम लोग स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा कि मटेरियल का खर्चा कितना हुआ था, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि 90,000 का मटेरियल का खर्चा हुआ था, फिर उसमें और कितना मटेरियल का खर्चा करोगे, मतलब एकदम इसको लेके इंक्लूडेड करके कर सकते हो, मतलब इंडिविजुअली 90,000 लिख के फिर ये लिख के, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इस तरह से दिखा देते हैं। तो अभी तक का कितना खर्चा किया है हम लोगों ने, 1 लाख, इसको यहाँ पर लिखते हैं 1,87,625, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड, या फिर फर्दर कॉस्ट, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या क्या होगा, मेटेरियल 85,750 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल 85,750 प्लस इसमें ये जो क्लोजिंग मटेरियल है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग मटेरियल जो है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा ओपनिंग बोल के, तो यहाँ पर ऐड करते हैं ओपनिंग मटेरियल। ये कितना हो जाएगा, 4,250, ठीक है। और इसका कुछ क्लोजिंग बैलेंस बचेगा बोल के ऐसा हमें नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया है कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंप्लीटेड, अच्छा ए फर्दर सम ऑफ 31,250, ये प्लांट के बारे में बता रहा है, मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब मटेरियल यहाँ पर ही जो बताया, ठीक है, मटेरियल इतना इशू करना पड़ेगा, और इसका मतलब ओपनिंग वाला हम लोग, ये तो इम्प्लाइड होता है ना कि ओपनिंग मेरा बैलेंस जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये हो गया टोटल करने पे 90,000, ठीक है, ये मटेरियल का खर्चा हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेजेस। वेजेस का देखो, वेजेस का है हम लोगों का पेड है 87,325, ठीक है। तो 87,325 पे करेंगे, लेकिन जो प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग था
तो वो ऐड हुआ था, ठीक है। अब वो आउटस्टैंडिंग इस बार हमें पे करना पड़ेगा, तभी तो हमारा काम कंप्लीट होगा। अगर हम लोगों ने किसी का 6250 बाकी रखा था 6250, तो इस बार पे करना पड़ेगा। इसका मतलब 87,325 जो पे हुआ है, इसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग पे किया है, तो वो लेस होगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो जा रहा है ना, देखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड होने से ऐड होता है और बिगिनिंग होने से लेस होगा, ये बिगिनिंग हो जाएगा। अब लेस होने का लॉजिक क्या है कि हम लोगों ने जितना भी पेमेंट किया है, क्योंकि ये टोटल पेमेंट पेड बोल दिया है, पेमेंट किया है, लेकिन हमें पता है कि हम लोगों ने 6250 बाकी रखा था, मतलब वो हम लोगों ने इस बार पे किया, लेकिन वो तो प्रीवियस ईयर का खर्चा था, तो प्रीवियस ईयर में तो ऐड करके दिखाया ही है, तो इस बार भी अगर हम लोग इसको दिखाएंगे तो गलत दिखेगा। तो 6250 हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते हो। तो माइनस कर लेते हैं 87,325 माइनस 6250, तो ये हो गया 81,075, ठीक है। अच्छा, वेजेस, वेजेस के बाद क्या आ जाएगा, वेजेस के बाद हम लोग का आ रहा है प्लांट। तो प्लांट का कुछ बोला नहीं है, लेकिन हमें पता है ना प्लांट अभी भी बचा हुआ है और कुछ प्लांट खरीदा भी जाएगा, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लांट डेप्रिशिएशन। अच्छा, तो प्लांट का देखो बचा हुआ प्लांट कितना था, यहाँ पर दिख रहा है बचा हुआ प्लांट था 7,750, ये प्लांट जो है बचा हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर प्लांट नया खरीदा जाएगा 31,250, और जिसका क्लोजिंग बैलेंस होगा 3750, तो यहाँ पर प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, तो जो ओल्ड प्लांट था उसका कितना डेप्रिसिएशन होगा, ओल्ड प्लांट का यहाँ पर देखते हैं। ओल्ड प्लांट का डेप्रिसिएशन लगा है हम लोग का 14,375, ठीक है, 14,375 डेप्रिसिएशन लगा है। अच्छा, और वो प्लांट बचा हुआ कितने का था, एंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल कहाँ गया, डिस्पोज्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्लांट एट साइट 7,750। अच्छा, 7,750 बोला है, 7,750, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ना हमें एक प्रॉब्लम होगा, क्या बोलो तो 7,750 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट बोला है, बट इसका हमें डेप्रिसिएशन नहीं, मतलब इसका हमें ये नहीं बता रहा है कि इसके बाद ये प्लांट कितना यूज होगा, तो हम कैसे ऐड करेंगे, ये 7,750 ऐसे भी कर सकते हैं। 7,750 ये बोल रहा है वुड बी स्पेंड ऑन द प्लांट एंड द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इस प्लांट का रेसिडुअल वैल्यू बता रहा है, तो इस प्लांट का तो हम डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे 31,250 और ये 3,750, इसका जो डिफरेंस होगा ये हम लोग का डिप्रिसिएशन होगा, और ये प्लांट यूज्ड कितना हो जाएगा, प्लांट का वैल्यू था 25,000 और उसमें से डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है 2875 और प्लांट बचा हुआ है 7750, तो ये सारी चीजों को माइनस करने से तो हमें ये पता चलेगा उस प्लांट का डिप्रिसिएशन कितना है। अच्छा, अभी भी ये प्लांट बचा हुआ है, ऐसे लिखना पड़ेगा, 7750 का प्लांट बचा हुआ है, ठीक है, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, ऐड करेंगे फर्दर जो परचेज हुआ है, फर्दर ऐड हुआ है प्लांट कितने का, 31,250, देखो फर्दर ऐड हुआ है 31,250 और ये लेस हो जाएगा स्क्रैप, 3750, स्क्रैप नहीं एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब देखते कितना होता है, 7750 का प्लांट था हमारे पास ओपनिंग, फिर हम लोगों ने 31,250 का परचेस किया और डेप्रिसिएशन हुआ 3750, तो यहाँ पर हो गया 35,250, ठीक है, 35,250 का प्लांट का वैल्यू आ जाता है, मतलब डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, प्लांट के बाद यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंसेस 6,875, इसमें प्रीपेड था, ठीक है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस है 6,875 प्रीपेड था, वो इस साल का है तो ऐड हो जाएगा प्रीपेड एट बिगिनिंग, क्योंकि प्रीवियस ईयर का नहीं था, बट प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने उसे पे किया था प्रीवियस ईयर, बट वो प्रीवियस ईयर का खर्चा नहीं था, इस साल का है, तो इस साल ऐड होगा 625 यहाँ पर, तो टोटल करते हैं
687500, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया सन्ड्री एक्सपेंसेस 6875 और ये हो गया एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एड एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, बट यहाँ नीचे बताया था एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस वुड कॉस्ट द सेम अमाउंट पर मंथ एज इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जितना था उतना, तो प्रीवियस ईयर में था 14,625, तो 14,625 था 12 मंथ्स के लिए, हमें 9 मंथ्स के लिए चेक करना पड़ेगा कितना होगा। तो 14,625 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, तो ये हो गया 10,969, ठीक है, 10,969, ये मैंने राउंड में कर दिया। अच्छा, इसके अलावा कंटिजेंसीज कुछ है वो ऐड कर लेंगे कि कितना कंटिजेंसीज हमारा हो सकता है, मतलब रिजर्व में कि कंटिजेंसीज इतना हो सकता है और भी खर्चा लगे। 10,800। अच्छा, ये टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यहां से लेस करना पड़ेगा, चेक करते कितना होगा। 187,625 प्लस 90,000, ये क्या ऐड हो जाए, वन 187,625 प्लस 90,000, 8,81,075 प्लस 35,250 प्लस 7,500 प्लस 10,969 प्लस 10,800, 4,23,219 माइनस 5 लाख, 76,781। 76,781। अच्छा, कुछ गलत हो गया लग रहा है, आंसर तो है 68,481। एक मिनट, 68,481 आंसर है मेरा, आंसर टैली नहीं हुआ, एक 68,481 कुछ गलत लिख दिया होगा मैंने, देख लेते। 68,481, 8300, 8300 का कुछ गलत हो गया है। मैम आवाज ठीक से नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, अब देखो, माइक तो अनम्यूट ही है, अब आ रहा है। हेलो, नहीं आ रहा है मेरा आवाज। হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। एक मिनट रुको, शायद मेरा कुछ डेटा कम बेसी लिख दिया होगा मैंने, देखते हैं, एक मिनट देखते हैं, रुको, क्या कम लिख दिया है मैंने। $90,000 मेटेरियल लिखा है। अच्छा, ये वेजेस, वेजेस होगा, प्लांट, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, मेरा वेजेस गलत हुआ है, वेजेस क्या गलत हो गया, चेक करते हैं। वेजेस का और कुछ आउटस्टैंडिंग था, वेजेस के बारे में नीचे तो कुछ नहीं बोला था। वेजेस पेड 75,000, फिर बोल रहा है 87,325, 87,325,
आउटस्टैंड, अच्छा यहाँ पर भी एक आउटस्टैंडिंग था, ये मैंने नहीं लिया, तुम लोगों ने नहीं बोला। 8300 वेजेस का आउटस्टैंडिंग इस बार भी था, तो 6250 लेस होगा, बट 8300 तो ऐड होगा ना, वो मैंने नहीं किया। यहाँ पर ऐड होगा, ये देखो, ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और यहाँ पर होगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ऐड होगा ना, वो मैंने लिखा नहीं, इसीलिए मेरा टैली नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये भी एक था 8333, सॉरी 8300, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 8300 का ही देखो गैप आया है ना आंसर के साथ, तो 81075 प्लस 8300, अब सही हो जाएगा 89375, 89375। तो यहाँ पर बैलेंस आएगा मेरा, ये वाला बैलेंस आ जाएगा 64, अब ठीक हो जाएगा 64481, ठीक है 68481 लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 68481, ठीक है। ये देखो इस तरह से होगा, तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अगर तुम लोग इसको पूरा ऐसे करते ना तो काफी टाइम लगता, मतलब अगर किसी किसी जगह पे तुम लोग देख सकते हो, जैसे कि कॉलेज में भी कभी किया हो, या फिर अपने अपने मैट में भी देखोगे कोई भी क्वेश्चन, तो देख सकते हो कि यहाँ पर क्या करेगा ना, पूरा चीजों को लिख के ऐड करके जाएगा। लेकिन हम लोग उतना मेहनत क्यों करें, ऑलरेडी तो हम लोगों ने देख रखा है कि अभी तक कितना कॉस्ट हुआ है और आगे क्या कॉस्ट ऐड हो रहा है, वो हम लोग करते जा रहे हैं। बस प्लांट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा था मुझे, प्लांट वाला कैसे होगा, क्योंकि देखो हमारे पास ओपनिंग प्लांट, अगर प्लांट का अकाउंट ही बनाते हैं, डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो टू बैलेंस बीडी लिखना चाहिए था, ओपनिंग प्लांट 7750, फिर से परचेस किया तो टू बैंक 31250, मतलब हम लॉजिकली समझा रहे हैं। और क्लोजिंग बैलेंस अगर ये है तो बाकी पूरा डेप्रिसिएशन है ना, तो इस तरह से होगा। तो ये हो गया हम लोग का एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अच्छा, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला था, देखो यही बोला था कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लो और जो है कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ 31 मार्च 2021, बस हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है। RST Construction Limited commenced a contract on 1st April 2020. The total contract was for 49,21,875, मतलब ये है कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड April 1 2020 टू March 31 2021 तक, मतलब एक साल का, एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर April 1 से लेके सितंबर तक का गिवन बिलो बोल रहा है। अप्रैल से लेके सितंबर मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स का बता रहा है, मतलब 1 ईयर और 6 मंथ्स, ठीक है। लगभग पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही डिटेल्स दिया है। तो यहाँ पर अप्रैल से लेके मार्च का एक्चुअल डेटा और अप्रैल नेक्स्ट ईयर से लेके सितंबर तक का एस्टिमेटेड डेटा बोल रखा है। बहुत सारा चीज बोला है। फिर बोल रहा है द प्लांट इज सब्जेक्ट टू एनुअल डेप्रिसिएशन 25% ऑन WDV मेथड, कॉन्ट्रैक्ट इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड ऑन 30th सितंबर, रिक्वायर्ड बोल रहा है प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और डिटरमाइन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बन जाता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन से और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो, तो तुम लोग खुद से करने का कोशिश करो, अगर मेरा यहाँ पर नहीं भी देख रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। अच्छा, क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले मेटेरियल इशूड वेजेस पेड टू मेटेरियल 7,76,250, ये हो गया मेटेरियल। अच्छा, वेजेस का पेड है इतना, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, तो क्या क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग क्या होगा ऐड होगा, प्रीपेड क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू वेजेस, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, लेस करेंगे प्रीपेड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में ना हमें ये नहीं बताया कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है कि एंडिंग का है, तो कुछ नहीं बताने से हम लोग हमेशा मानते हैं कि आउटस्टैंडिंग एंड का है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। अगर ये बिगिनिंग का होता तब ये लेस होता, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ये एंड वाला है, 12,500 ऐड होगा, 12,500 ऐड होगा। अच्छा, प्रीपेड, प्रीपेड है 37,500, ये लेस होगा, और 5,17,500 है वेजेस, 5,17,500, तो चेक करते कितना हो रहा है, 5,17,500 प्लस 12,500 माइनस 37,500, ठीक है। तो ये हो गया 4,92,500,
ये हो गया हम लोग का वेजेस। उसके बाद प्लांट परचेस्ड है तो प्लांट का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अच्छा प्लांट का देख लेते हैं कितने का परचेज है। प्लांट है 4 लाख का, प्लांट के बारे में बोला है एनुअल डेप्रिसिएशन 25%, तो ये आसान है, 4 लाख पे 25% लगा दो पहला साल, 4 लाख पे 25%। ये मैंने लाख लिखा है एल, ठीक है, तुम लोग पूरा लिखना है, ऐसे एग्जाम में एल लिख के नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 4 लाख इंटू 25% 1 लाख हो जाएगा। अच्छा इसके बाद यहाँ पर एक्सपेंसेस उसका भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है, 2,25,000 आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। टू एक्सपेंसेस 2,25,000 ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड 25 और 15। तो ये हो गया 10, मतलब 2,35,000, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद प्लांट रिटर्न भी हुआ है टू स्टोर 1 लाख का, कब रिटर्न हुआ है 30 सितंबर। अच्छा तब यहाँ पर डेप्रिसिएशन लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लगेगा, क्यों बताओ? क्योंकि प्लांट 4 लाख पूरा का पूरा यूज नहीं हुआ है, मतलब 4 लाख जो है वो सितंबर तक यूज हुआ है, फिर सितंबर में 1 लाख रिटर्न हो गया, मतलब बाकी प्लांट का बचा हुआ वैल्यू यूज हुआ है। मतलब इसका वर्किंग नोट करके हम दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हम क्या करें, कितना जगह रखें, प्लस 75,000 रुपीज। 75,000 डेप्रिसिएशन, यस। हाँ 75,000 ही होगा। हम यहाँ पर ना 2 पेज रख रहे हैं, मुझे लगता है मेरा 2 पेज चाहिए होगा। यहाँ पर वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट बनाते कैसे होगा, प्लांट कितने का था, प्लांट था हम लोग का 4 लाख का, ठीक है। अच्छा इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 25%, लेकिन सितंबर तक हम लोगों का पूरे 4 लाख पे लगेगा, क्योंकि सितंबर में 1 लाख का प्लांट रिटर्न हो गया। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बता रहा है, मतलब 1 लाख का, मतलब 3 लाख पूरे साल यूज हुआ है। इसको तुम लोग 2 तरीके से कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो कि 3 लाख पूरा 1 साल यूज हुआ है और 1 लाख जो है वो कितने दिन यूज हुआ है, 1 लाख के हिसाब से 1 लाख यूज हुआ है, बाकी यहाँ पर सितंबर मतलब सितंबर तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स का, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा 12 मंथ्स का और ये हो जाएगा हम लोग का 6 मंथ्स का, ऐसे करके कर सकते हो। तो 3 लाख का 25%, तो ये हो गया 75,000, ठीक है, माइनस 3 लाख, तो ये हो गया 2,25,000। और ये जो 1 लाख वाला था, ये जो 1 लाख जो रिटर्न हुआ है, मतलब सितंबर को 1 लाख का रिटर्न हो गया, तो सितंबर तक कितने 6 मंथ्स तक कितना डेप्रिसिएशन यूज होगा, मतलब 1 लाख इंटू 25% डिवाइडेड बाई 2, 6/12 का मतलब, तो 12,500 हो जाएगा, तो माइनस 1 लाख 87,500, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा आ रहा है, प्लांट जो है 4 लाख, $1,75,000। अच्छा ये कितना हो रहा है, 70 टोटल डेप्रिसिएशन देखते हैं, 75,000 प्लस 12,500, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो रहा है 87,500। तो ये कितना हो सर जाएगा, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 31,250 है। कौन सा 1 लाख पे? हाँ मेरा तो 12,500 आ रहा है, 1 लाख पे भी तो 25% ही होगा ना, 25%। ये 6 मंथ्स नहीं हो रहा है क्या, 6 मंथ्स ही तो हो रहा है, अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ, 6 मंथ्स मतलब कितना हो जाएगा 25%। 12.5। हाँ
तो 12,500 ही हो रहा है। हाँ, ये तो फिर ठीक है मेरा कैलकुलेशन। 87,500 और ये 3 लाख वाला ठीक है, 3 लाख इंटू 25%, ये पूरे 1 साल होगा 75,000। 3 लाख पे 75,000, 2,25,000 और 1 लाख पे 12,500। हाँ ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं? हम लोग या तो ऐसे दिखा सकते हैं, ओपनिंग दिखा दिया एक साइड 3 लाख और ये क्लोजिंग में उसके लिए दिखाया 2,25,000 और एक साइड ओपनिंग 1 लाख जो रिटर्न हो रहा है 1 लाख वाला रिटर्न कर दिया जा रहा है, उस पे अभी तक डेप्रिसिएशन 12,500। इससे बेटर तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड करके लिख देंगे कि अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो जो टोटल प्लांट था वो 4 लाख वाला प्लांट 4 लाख के हिसाब से 6 मंथ्स यूज हुआ है। दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने पूरा स्प्लिट कर लिया, या फिर तुम लोग ऐसे कर सकते हो कि 4,25% करके कितना दिन यूज हुआ है, 6 मंथ्स यूज हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि 1 लाख रिटर्न हो गया तो 3,25% करके बाकी 6 मंथ्स यूज हुआ है। ऐसे करके करेंगे ना तो भी सेम आंसर आना चाहिए। देखते हैं, 4 लाख इंटू 25% डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 50,000 और 3 लाख इंटू 25% डिवाइडेड बाई 2 तो 37,500। चेक करें टोटल कितना होगा, ये हो गया 87,500। यहाँ पर भी वही होगा, देख लो, माइनस कर ले 75,000 तो बैलेंस इतना आने से ही होगा। हाँ देखो एक ही बात है, कैसे भी करो, ठीक है, एक ही बात है। तो हम लोग 87,500 टोटल डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, मतलब ये दोनों का भी टोटल करोगे तो भी 87,500 आएगा। किसी भी एक तरीके से हम लोग वर्किंग नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, इसीलिए सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखना बेटर होता है, तो एक ही आंसर से ना काम हो जाएगा। नहीं तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग रिटर्न बहुत सारा चीज लिखना पड़ेगा। 87,500 ये लिख दिया मैंने, प्लांट का टोटल डेप्रिसिएशन समझ में आ गया। 87,500 टोटल डेप्रिसिएशन होगा। चाहे ऐसे कर लो कि 3 लाख मेरा पूरा साल यूज हुआ, 1 लाख मेरा 6 मतलब 1 लाख जो रिटर्न हो गया वो मेरा 6 मंथ्स यूज हुआ और बाकी पूरा साल यूज हुआ। या फिर ऐसे मानो कि 4 लाख हम लोगों ने 6 महीने यूज किया, फिर 1 लाख रिटर्न हो गया इसलिए 3 लाख बाकी 6 महीना यूज हुआ, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड ये लिखना पड़ेगा, कैश रिसिप्ट मेटेरियल एट साइट तो क्लोजिंग मेटेरियल लिखना पड़ेगा बाय क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मेटेरियल, मेटेरियल सीडी, मेटेरियल सीडी हम लोग का हो जाएगा 82,500, 82,500 WIP। वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड है 22,50,000 और वर्क अनसर्टिफाइड है 25,000। अच्छा, अब इसका टोटल करेंगे, टोटल करने से हम लोग को पता चलेगा नोशनल प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। अच्छा, ये हो गया मेरा 22,50 और 25,000 प्लस 82,500, 23,57,500, 23,57,500। अच्छा, 87,500 नेक्स्ट हो जाएगा 2,35,000, ये हो गया 5,92,500, 5,92,500, 7,76,250 तो 6,66,250, ये क्या हो गया, 7 लाख है। चलो ठीक है, 7,66,250 है, 7,76,250 प्लस 4,92,500, 4,92,500। अच्छा, फिर उसके बाद है 2,35,000 और 87,500।
15,91,250 माइनस 23,57,500। हाँ ठीक ही आया था, शायद मैंने पहले कुछ गलत कैलकुलेट किया था। 7,66,252 नोशनल प्रॉफिट। uh, 23,57,500 हो गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा एस्टिमेटेड वाला। कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इसको भी तुम लोग चाहो तो टी शेप में कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी टी शेप में किया जा सकता है, क्योंकि ये कॉस्टिंग है, ये अकाउंट्स तो है नहीं कि, तो कॉस्टिंग का इस तरह का कोई हार्ड एंड फर्स्ट फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, इसको भी तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि टी शेप में, या फिर जैसे कर रहे थे वैसे कर सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 49,21,875। 49,21,875। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, लेस करेंगे कॉस्ट अप टू डेट, अभी तक जितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो कैसे निकलेगा। दोनों वर्क सर्टिफाइड को ऐड करेंगे, 22,50,000 और 25,000। अच्छा, 22,50,000 और 25,000 लेस कर देंगे 7,66,250। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही फिर से किया, तो इसमें क्या होगा, हम लोग को कॉस्ट पता चल जाएगा। 22,50,000 प्लस 25,000 माइनस 7,66,250। ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा सा देखते जाना हाँ, कि मेरा कहीं गलत तो नहीं हो रहा है कैलकुलेशन। 15,08,750। अच्छा, अब यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड। अभी क्या क्या कॉस्ट हमें इनकर्ड करना पड़ सकता है। अच्छा, उसमें देखते हैं क्या क्या कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा। तो मेटेरियल हो जाएगा 12,99,375, यहाँ पर ऐड करेंगे। ओपनिंग मेटेरियल प्लस न्यू एडेड, न्यूली ऐड होगा 12,99,375, और ओपनिंग वाला ये जो क्लोजिंग है ये वाला ले लेंगे 82,500। अच्छा, और देखते हैं और कुछ मेटेरियल के बारे में बोला था नहीं, यहाँ नीचे से प्लांट ही बोल रखा था और कुछ नहीं बोला था। ठीक है, तो मेटेरियल ये दोनों का ऐड करने से जितना आएगा 12,99,375। अच्छा, जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, तुम लोग मेरा थोड़ा ऐड वेड देखते जाओ, ठीक है, गलत हो रहा है कि नहीं कहीं पर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मेटेरियल के बाद आ जाएगा वेजेस। वेजेस का देखना पड़ेगा, बहुत सारा कैलकुलेशन है। वेजेस है हम लोग का 6,18,750। 6,18,750। अब यहाँ पर प्रीपेड जो है वो ऐड होगा 37,500। यहाँ पर प्रीपेड ऐड होगा, ऐड प्रीपेड, क्योंकि प्रीवियसली जो प्रीपेड लेस हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि वो इस साल का नहीं था, तो इस साल का है, ये 37,500 ऐड होगा। लेस हो जाएगा प्रीवियस वाला आउटस्टैंडिंग, ये देखो ये वाला आउटस्टैंडिंग 12,500, ये एडजस्ट होगा 12,500। और इस साल का अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग एट एंड है। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग एट एंड है। अच्छा, और ये आउटस्टैंडिंग 12,500। ठीक है, 12,500। अच्छा, वो तो मैंने लिख ही लिया था। अच्छा, और ये वाला, ये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग एंड 5,750, आउटस्टैंडिंग एट, ये बिगिनिंग है।
बिगिनिंग, प्रीपेड बिगिनिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट एंड। ठीक तो हो गया था, फिर से ऐसा हो रहा है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड 5750, 5750। फाइव सेवन फाइव जीरो, ये एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, 618750 प्लस 37,500 माइनस 12,500 प्लस 5750, 6,49,500 ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये हो गया वेजेस। अच्छा, वेजेस के बाद कौन सा खर्चा है? वेजेस के बाद हो जाएगा प्लांट। একটু ব্যাক করুন ম্যাম। हम्म, ম্যাম ওটা লাস্টে কি লিখেছেন? আউটস্ট্যান্ডিং এট এন্ড, এই যে এখানে বিগিনিং এন্ড দুটোই আছে, এই দুটো বিগিনিং, এটা এন্ড। হ্যাঁ হয়ে গেছে। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो यहाँ पर ओपनिंग, ओपनिंग प्लांट का बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग प्लांट। अच्छा, ओपनिंग प्लांट कितना था? क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं तो हम लोग को यहाँ से देखना पड़ेगा, ओपनिंग प्लांट ये दोनों का टोटल हो जाएगा। ठीक तो हो गया था, फिर से पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पर एटेंड भी ऑटोमेटिकली हट जा रहा है। अच्छा, 2 लाख, ये क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ये ओपनिंग हुआ होगा, ठीक है, ये ओपनिंग हुआ होगा। $2,25,000 प्लस 87,500, ये हो गया था मेरा ओपनिंग प्लांट का बैलेंस। 3,12,500, यहाँ पर 3,12,500, इतने का हम लोगों का ओपनिंग प्लांट का बैलेंस था। अच्छा, फिर प्लांट के बारे में और कुछ यहाँ बोला नहीं है कि नया कोई प्लांट हम लोगों ने परचेस किया है, सिर्फ 25% डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो ये रिटर्न हो गया जो 1 लाख वाला, उसका भी क्लोजिंग हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन, इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पे आगे डेप्रिसिएशन लगेगा, ये वाला डेप्रिसिएशन 25% कितने दिन के लिए लगेगा? ये वाला देखो, ये पूरा जो पीरियड है वो है ही पूरा पीरियड हम लोग का 6 मंथ्स का, अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का, ठीक है। तो इस पे लगेगा 6 मंथ्स का, तो 2,25,000 पे 6%, यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 25% और 6/12 मतलब 28,125, ठीक है। और ये जो रिटर्न टू स्टोर हो जाएगा, इसका कितना होगा? ये रिटर्न टू स्टोर जो हो गया है, इसका मतलब ये तो और नहीं रहेगा, ठीक है, ये स्टोर में वापस चला गया है, तो ये यूज में फिर से आया तो नहीं है, तो हम लोग इसका डायरेक्ट लिख दे, 28,125 लिखने से ही हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ये सिर्फ लिखने से ही होगा। एक 4 लाख और ये माइनस
28,100 प्लांट रिटर्न टू स्टोर जो है, और रिटर्न टू स्टोर वाला हमारे पास वापस आया ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। 4 लाख का प्लांट था, 1 लाख का रिटर्न हो गया, तो उस पे डेप्रिसिएशन लगा हमारा 12,500। 3 लाख वाले पे 75,000, उसका वैल्यू बचता है 2,25,000, और 2,25,000 वाला आगे यूज हुआ 28,125, यही डेप्रिसिएशन लगेगा, बस और नहीं लगेगा। क्योंकि ये देखो ओपनिंग प्लांट जो है ये पूरा इतना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो रिटर्न टू स्टोर हुआ था वो फिर से हमारे पास वापस आ रहा है, ऐसा हमें नहीं बोला है। ठीक है, जो रिटर्न टू स्टोर हुआ था वो फिर से वापस आ रहा है ऐसा तो नहीं बोल रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं फिर भी प्लांट रिटर्न टू स्टोर। अच्छा, यहाँ दिख रहा है, ये देखो, ये 3 लाख वाला। अच्छा, यहाँ पर भी अलग एक कैलकुलेशन होगा, मैंने ये देखा ही नहीं। ये देखो 30 सितंबर में बोल रहा है कि 3 लाख का प्लांट यूज हुआ है। थ्री लाख का प्लांट रिटर्न टू स्टोर हो गया है इसके बाद, ऐसा बोल रहा है। अच्छा, तो प्लांट रिटर्न टू स्टोर 1 लाख, प्लांट रिटर्न टू स्टोर 3 लाख। तो 1 लाख का अगर रिटर्न हो गया है तो हमारे पास बचा कितना था? ये वाला रिटर्न हो गया था, तो हमारे पास 3 लाख वाला ही था, और वो भी रिटर्न हो गया है कब? 30 सितंबर को। और मैंने 30 सितंबर तक का ही डेप्रिसिएशन लगाया 3 लाख वाले पे, तो ये 28,125 लिख देते हैं डायरेक्टली, 28,125। क्योंकि जो बचा हुआ प्लांट था वही वाला रिटर्न टू स्टोर 30 सितंबर को हो गया, और मैंने 30 सितंबर तक का ही कैलकुलेशन करके दिखाया है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 30 सितंबर तक का यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। बस, और तो कुछ नहीं है। मेटेरियल एट साइट जो है वो 42,500 है, मेटेरियल एट साइट। अच्छा, इसका मैंने कुछ किया है क्या? मेटेरियल एट साइट ये मैंने लिखा था यहाँ पर लेस करके, नहीं लिखा था, ये लिखना चाहिए था मुझे। यहाँ पर रिटर्न एट साइट था ना, फिर से क्या हो जा रहा है? यहाँ से लेस करना पड़ेगा ये वाला। क्या पता क्या हो रहा है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। ठीक है, देखो यहाँ पर लेस कर देते हैं, लेस कर देते हैं रिटर्न वाला। ये देखो, ये जो क्लोजिंग वाला था ना 42,500, ये लेस करना चाहिए था। लेस करेंगे क्लोजिंग मेटेरियल 42,500, ये मैंने नहीं दिखाया था, वो ध्यान नहीं दिया मैंने वहां पर कि 42,500 भी है, तो 13,18 1381 875 माइनस 42,500, ये मैंने नहीं लिखा था। 1339 ये हो जाएगा, 1339,375। ম্যাম ওটা কি লিখেছেন ক্লোজিং বলে লে ক্লোজিং ক্লোজিং মেটেরিয়ালটা ওটা লিখতে ভুলে গেছিলাম, এই যে ক্লোজিং বারবার মেটেরিয়ালটা। কি আসবে বুঝতে পারছি না, হ্যাঁ, কনসেন্ট্রেট হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার তো তাই হচ্ছে, আমি নিজেই কোনখানটায় কি বাকি থাকছে আমারই গুলিয়ে যাচ্ছে। 1508 और कुछ नहीं है, हम ऐड कर लेते हैं। 1508,750 प्लस 1339,375 प्लस 649,500 और 28,125, 28,125। मैम एक और सब पीछे गिरेगा। 35,25,750। मैम नीचे में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड, एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड।
एक मिनट। हाँ हो जाने से मुझे बोलो। हाँ तो हम पेज बैक करेंगे। यस मैम हो गया। अच्छा ম্যাম নিউ অ্যাডেড পর কি আছে? तो দাঁড়াও। নিউ অ্যাডিশনাল, এটা নিউ অ্যাডেড হচ্ছে মেটেরিয়াল মাইনাস ক্লোজিং স্টক অফ মেটেরিয়াল। ওটা আমি খেয়াল করিনি, এখানে রয়ে গেছিল 42,500 ক্লোজিং স্টক অফ মেটেরিয়াল, এরকম লিখে দাও। এটা মেটেরিয়াল লিখেছি। ক্লোজিং মেটেরিয়াল লিখেছি, এটা ক্লোজিং মেটেরিয়াল 42,500। अच्छा लेस करके देखो तो क्या आ रहा है प्रॉफिट। पेज चेंज करें? यस मैम हो गया। আমি পেজটা চেঞ্জ করব, তাহলে ব্যাকে যাব। লেখা হয়ে গেছে সবার? হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा 35, 25, 750 माइनस करते हैं 49, 21, 875। पता नहीं सही हो रहा है कि नहीं हुआ। देखो 13,96,125 आ रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो गया। रुको 13,96,125, ये तुम लोग कोई टास्क दे रहे, बार बार फिर से निकल जा रहे, तो ये और नहीं कर रहे। 125 ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं। 10, 21, 125, तो 3,75,000 का कुछ गलत हो गया। ठीक है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया है। मुझे देखना पड़ेगा क्या हुआ है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस गलत हुआ है बोल रहे। एक्सपेंसेस में कुछ गलत हो गया, ये वाला वेजेस वाला यहाँ पर। अच्छा एक्सपेंसेस कुछ था क्या? एक्सपेंसेस भी था, ये मैंने किया नहीं ना। एक्सपेंसेस मैंने लिखा नहीं ना, वेजेस ही लिखा, एक्सपेंसेस नहीं लिखा। इसका कर लेते हैं ना, हो जाएगा 2,25,000। तुम लोग करो ना 2,20,000, ये वाला 3,75,000 ऐसे होगा। 3,75,000 हो जाएगा, फिर उसमें 10,000 ऐड। हाँ कितना होगा एक बार देखो तो, यहाँ पर वो लिखा ही नहीं है, इसे 3,55,000। ऐड करते हैं एक्सपेंसेस। यहाँ पर हम ऐसे करके दिखा देते हैं 3,75,000, हम ना ऐसे ब्रैकेट में दिखा देते हैं। ठीक है, तुम लोग आउटस्टैंडिंग और ये बोल के लिख लो। आउटस्टैंडिंग 10,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग 10,000 ऐड हो मैम जाएगा। प्रीवियस ईयर का लेस हो जाएगा। हाँ प्रीवियस वाला लेस हो जाएगा 25,000, यहाँ पर 25,000 लेस हो जाएगा, और एक प्रीपेड ऐड होगा। प्रीपेड कितना है? 15,000। ম্যাম এইসব কারা জয়েন করছে? मैम 3,75,000। আর করুক যে জয়েন করছে, আমি এটা করি, নাহলে আবার এরকম হয়ে যাচ্ছে। কে জানে যেই এ করছে আমি নিয়ে নিচ্ছি, আমি আর কনসেন্ট্রেটই করছি না কি হচ্ছে। বেশ তো হচ্ছিল ক্লাসটা, কি হচ্ছে কে জানে। मैम 3,75,000। अच्छा 3,75,000, तो ये बढ़ जाएगा 3,75,000 से। कितना होगा फिर? 35, 25, 750, 39,000 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? देखो तो। माइनस 3,900,750। 49, 21, 875। हाँ 10, 21, 125 आ गया। वो लिखा ही नहीं था, बार बार ऐसे हो रहा है ना, वो लिखा ही नहीं। 10, 21 आ गया आंसर। देखो 10, 21, 125। ठीक है,
तो अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है, लेकिन एक एस्केलेशन क्लॉज बाकी है और उस पे क्वेश्चन भी बाकी है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, एस्केलेशन क्लॉज और वो वाला, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, और इसमें एस्केलेशन का और एक ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो ऐड करेंगे। तो एक बार तो ये हो गया हम लोग का, बस इतना ही करना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, चलो कंप्लीट तो हो गया। तुम लोग एक बार ठीक से देख लेना और हम क्लास वो वाला अपलोड कर देंगे जैसे बोला था।